तो आ चुके हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप पे, जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ऑल्दो हम लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन नहीं रीअसेसमेंट बोलते हैं, बट कंसेप्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ये वही तीनों चैप्टर जो हैं हमारे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ, सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट है और कुछ भी नहीं है, पर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्कर 4 मार्कर कोई भी क्वेश्चन हो आपको हेल्प करने वाला है, उसके बिना तो बन ही नहीं सकता, इसलिए हम बोल रहे हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, समझिएगा बच्चे यार। अब एक बात बताओ, जब मैंने फर्म स्टार्ट की थी, जब मैंने फर्म को स्टार्ट किया था, तो मेरे एसेट एंड लायबिलिटीज थे, कुछ एसेट्स रहे होंगे, कुछ लायबिलिटीज रहे होंगे, तो उनको मैंने अपनी बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड किया होगा। तो रिकॉर्ड करने के बाद जब अब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन वही 3 केस, तो क्या एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। हो सकता है कुछ में चेंज आ चुका, कुछ बढ़ चुकी हो, कुछ डिक्रीज हो चुकी हो, तो उसका बेनिफिट या लॉस पार्टनर से लेना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा, और अगर पीएसआर चेंज हो रहा है तो आपस में कंपनसेट करना पड़ेगा। यही सब चीजें हैं, इसीलिए तो रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, अदरवाइज क्या जरूरत थी। तो आइए समझते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसमें होते हैं 2 केस। पहला केस क्या है कि जब मैं रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करूंगा, ठीक है, रिकॉर्ड करूंगा, या सेकंड केस जब मैं नहीं शो करूंगा, नहीं रिकॉर्ड करूंगा अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को। तो आज का हमारा एजेंडा है रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना। आज हम इसको समझते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज को देखते हैं, प्लस अकाउंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में तो सब करना ही है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जब मैं शो करके चलूंगा अपनी बुक्स में रिवाइज वैल्यू को, व्हेन रिवाइज वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड। चलिए, तो बेटा उसके लिए क्या बोला गया है कि एक नया अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा, या जिसका दूसरा नाम हो सकता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको यूज करेंगे अपनी रिवैल्यूएशन के केसेस में। किस केसेस में? रिवैल के केस में। ठीक है, तो बेटा इसका नेचर क्या है, इस अकाउंट का सर नेचर क्या होगा, ये तो बता दो। ये अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल हम सब जानते हैं, क्लास 11th में हम पढ़ के आए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हमारे पीएनएल अकाउंट का भी तो नेचर यही होता है, तो ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ही तो है। तो सिमिलर, क्रेडिट साइड पे मैं सारे बेनिफिट्स रिकॉर्ड कर दूंगा, डेबिट साइड पे मैं सारे लॉसेस को रिकॉर्ड कर दूंगा, इतना ही तो काम करना है। तो आइए क्या क्या केसेस बन सकते हैं उसको देखते हैं। देखो, अब मैंने बात की है एसेट एंड लायबिलिटीज की, तो केसेस क्या है यार। एसेट की अगर मैं बात करूंगा तो या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या उसकी डिक्रीज हो सकती है, 2 केसेस तो सर ये हो गए। लायबिलिटीज की बात करूंगा तो उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो सकती है, 2 केस हो गए सर, ये 4 केसेस हो गए। और नेक्स्ट 2 केसेस, अगर मैं कोई एसेट को रिकॉर्ड करना ही भूल गया तो अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाएगा, एसेट हो जाएगा रिकॉर्ड। अगर मैं कोई अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना भूल गया तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी और लायबिलिटी हो जाएगी रिकॉर्ड। सो बेसिकली अब समझना क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज करना मेरा बेनिफिट, ठीक है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करना मेरा लॉस, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना मेरा लॉस, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होना मेरा बेनिफिट, नया एसेट आ जाना मेरा बेनिफिट, नहीं लायबिलिटी आ जाना मेरा लॉस। सिंपल सी बात है। ये 6 केसेस, दीज आर द 6 केसेस जो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा अगर आपको ऊपर से भगवान भी आके कह देना कि 7वां केस है, तो प्लीज मना कर देना, नहीं सर ने मना किया, नहीं हो सकता। बस ये 6 केसेस रिकॉर्ड करने के बाद आपको काम करना है, या तो गेन निकालना है या लॉस निकालना है, जो भी केस होगा क्वेश्चन में वो हम देख लेंगे, पर केस कोई और नहीं हो सकता। आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे सारे केसेस को एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। क्या है एसेट का रिवैल्यूएशन, क्या है लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन, क्या क्या हो सकते हैं केसेस। सो या तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है या एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, या मेरा अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है। सो अगर एसेट की वैल्यू हुई इंक्रीज, मेरा बेनिफिट, अगर हुई डिक्रीज, मेरा लॉस। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, लॉस, डिक्रीज हुई, बेनिफिट, नया एसेट आ गया, बेनिफिट, नहीं लायबिलिटी आ गई, लॉस। अब जो भी बैलेंस बचेगा, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, लॉस या गेन, वो हम देख लेंगे। तो ये होते हैं मेरे सारे रिवैल्यूएशन के केसेस। इसके अलावा कोई केस नहीं है। चाहे भगवान आपको खुद भी कह रहे हैं कि हे बच्चा 7वां रिकॉर्ड कर ले केस, तो आप कह देना नहीं सर नहीं कर सकते, क्योंकि सर ने मना किया है। आई बात समझ में? तो यस, परफेक्ट। आइए बात करते हैं अब इनकी जनरल एंट्रीज की। क्या क्या हो सकती है जनरल एंट्रीज। पहला केस मैंने लिया इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो हम जानते हैं एसेट की वैल्यू इंक्रीज कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड।
तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज किया, आप इसको P&L एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, केस नंबर 2। अब मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू कौन सी साइड इंक्रीज होती है सर? क्रेडिट साइड। तो हो गया रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी अकाउंट, 2 केसेस डन। बात करते हैं थर्ड केस की, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू डिक्रीज हो गई एसेट की, एसेट की वैल्यू कौन सी साइड डिक्रीज होती है सर? क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। सेकंड हो गई मेरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू कौन सी साइड डिक्रीज होती है सर? डेबिट साइड। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये है मेरे सबसे सिंपल 4 केसेस जो रिवैल्यूएशन में आने ही आने हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम केस नंबर 5 की, अनरिकॉर्डेड एसेट। मेरा नया एसेट आ गया है जिसको मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था, वो शो करना है। तो एसेट है, तो एसेट बढ़ गया, एसेट कौन सी साइड इंक्रीज होता है? डेबिट साइड। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो भी एसेट का नाम होगा उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नई लाइबिलिटी आ गई कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। आई बात समझ में? हाँ जी सर समझ आती है। तो दीज आर द 6 केसेस जो मेरे को अपने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने हैं और रिवैल्यूएशन का पार्ट बनेंगे। बात करते हैं सर इनकी लास्ट 2 एंट्रीज की, जो है गेन और लॉस की एंट्री। देखो गेन ऑन रिवैल्यूएशन, अब मुझे गेन हुआ, मेरे रिवैल्यूएशन की वजह से मुझे फायदा हुआ, तो वो फायदा किसको होगा? एट द एंड पार्टनर्स को होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और अगर हो गया है लॉस, अच्छा कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है, वो आप सब जानते हो अगर कैपिटल फिक्स होंगी तो, ठीक है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वही अब लॉस है, रिकवर किससे करेंगे? पार्टनर से करेंगे, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस मे बी। तो सर ये थी मेरी सारी जनरल एंट्रीज। अब बात करते हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल फॉर्मेट है, जैसे हमारा P&L अकाउंट बनता है, यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा वैसे के वैसे ही। तो वही मेरा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सारे क्रेडिट में मेरे बेनिफिट चले जाएंगे, बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और सारे जो लॉसेस हैं मेरे वो कहां चले जाएंगे? डेबिट साइड टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बैलेंसिंग फिगर अगर मेरा डेबिट साइड बच रहा है तो बन जाता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में एज द केस में भी। और अगर मेरा बैलेंस बच जाता है क्रेडिट साइड तो होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर कर दूंगा सिमिलरली पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट में। जो भी होगा हो जाएगा ना यार, इतना ही सिंपल है। अगर आप फोकस हो और अच्छे से वीडियो को देख रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर करना, नॉलेज ज्यादा बढ़ती है, आपको पता है ना, शेयर से ही तो दिमाग और नॉलेज दोनों बढ़ती है। चलिए करते रहिए। ये था मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट केस 1, जब मैं रिवाइज वैल्यू को शो कर रहा हूं। सेकंड केस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, प्लस क्वेश्चंस के साथ।